नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना ही यूट्यूब चैनल टुडे एग्जाम पर। देखिए दोस्तों, आज है 5 जुलाई और 5 जुलाई को मैं प्रथम शिफ्ट के एनालिसिस कराने के बाद मैंने आपको बताया था कि जो बाद बाकी के एनालिसिस है हम शाम को कराएंगे और मैं आ गया हूं अपने वादानुसार। देखिए दोस्तों, क्या है कि मैं अभी ड्यूटी चला गया था, अभी मेरी मॉर्निंग ड्यूटी लग गई। तो भैया ड्यूटी फर्स्ट है मेरे लिए, क्योंकि इससे मेरा घर परिवार चलता है फ़िलहाल। तो आगे भविष्य में क्या होगा ये सिर्फ प्रभु ही जानते हैं और कालचक्र ही जानता है। आदमी के हाथ में सिर्फ कर्म ही है। तो मैं कर्म तो कर रहा हूँ कि भाई इस चीज़ से मैं अलग होकर एक शिक्षा को ही पूर्ण रूप से अपनाऊँ। बाद में कि कहाँ तक सफल होता हूँ आने वाला भविष्य बताएगा। देखिए, जो एनालिसिस है मैं इसलिए करा देता हूँ क्योंकि बहुत सारे बच्चे की जीके जो है काफ़ी कमज़ोर होते हैं और बहुत सारे बच्चे मुझे एनालिसिस के दौरान जो है याद करते हैं कि जो फैक्ट है वो आपका एग्जाम में दिखता है, ठीक है। तो जो जीरो भी पढ़ा है ना वो भी एनालिसिस अगर अच्छे से कर लेते हैं तो कम से कम मैं 8 से 10 क्वेश्चन तो एग्जाम में करा ही देता हूँ। तो जीरो के जगह पे अगर 20 नंबर आ गए तो काफ़ी बड़ी बात है भाई, है ना। 15 नंबर भी आ गए तो बड़ी बात है। ये जो आपने ई बुक देखना है, जो टुडे एग्जाम ई बुक लॉन्च किया है पैरासीटामोल 500, एक बच्चे इसके बारे में बोल रहे हैं कि रिव्यू करा दीजिए, क्या क्या कैसे है बुक में क्या क्या पढ़ाए हैं। तो भाई पहले ही बता दिया हूँ, अब तो पूरे मार्केट जानते हैं भाई। अब तो पूरे पटना में आप लॉज में आप लोग प्रिंट करा के इसे पढ़ रहे हैं भाई। तो अब क्या रिव्यू कराना, अब भी रिव्यू मार्क भी है क्या। 4 एग्जाम इन्होंने अपना झेला है, फेज 1 झेला है, जेई झेला है, सीपीओ झेला है, सीएचएसएल झेल रहा है। सब एग्जाम में मोर देन 80% क्वेश्चन, अगर एक भी शिफ्ट में इससे कम है तो मैं गुलामी लिख दूंगा, कोई भी बताए, है ना। अब भाई 2-4 क्वेश्चन ऐसे तो आएंगे ही ना कि पहली बार हो रहा है। 1-2 क्वेश्चन तो ऐसे होंगे कि एसएससी का एग्जाम क्या है, एक आध क्वेश्चन ऐसा हो जो छोड़ना है आपको। अगर उसमें ज़्यादा होशियारी की है, तुक्का लग गया तो आपकी किस्मत, नहीं तुक्का लगे तो आपको फिर उसी लेवल में ले आएगा जिसमें अधिकांश बच्चे हैं, ठीक है भाई। तो एक क्वेश्चन एक आध छोड़ने के लिए भी होता है, बाद में कि 80% तो हमेशा आता है। तो अब क्या रिव्यू देना है इस बुक का, बाद में कि आप लोग समझदार है। अगर आप लोगों को चाहिए डिस्क्रिप्शन में लिंक है, लिंक क्लिक करके आप व्हाट्सएप के माध्यम से प्राप्त जो है कर सकते हैं। देखिए, मैं सिर्फ उन बच्चों के लिए ही पढ़ाता हूँ जो मुझसे पढ़ना चाहता है। बाद में की दुनिया को मैं नहीं जानता। आज मैं ये वीडियो लेके क्यों, मैं जानता हूँ कोई नहीं देखेगा, लेकिन जो बच्चे को जिसका मुझे फैक्ट, जो मेरे फैक्ट का इंतजार करता है वो जरूर देखेगा, क्योंकि उन्हें पढ़ना है। चलिए शुरू करते हैं। एक प्रश्न, 2026 की एशियाई खेल किस देश में कराए जाएंगे। ये आपका जापान के अंदर कराए जाएंगे। जापान को आप क्या कहते हैं, पहले यहीं से शुरू करता हूं साहब। जापान को निप्पन कहते हैं। क्या कहते हैं, निप्पन कहते हैं। सबसे पहले उगते सूरज का देश कहते हैं या निप्पन कहते हैं, इसे ध्यान रखेंगे। जो एशिया में सबसे पहले औद्योगिक क्रांति कहाँ पे हुई थी साहब, तो जापान में हुई थी। कहाँ पे हुई थी, जापान के अंदर हुई थी। ये सब कुछ एक बात जापान के बारे में। अब जापान से आ जाता हूँ बाहर। एशियाई खेल की शुरुआत कब हुआ था, 1951 में हुआ था। 1951 में जो हुआ था, कितने खेल को शामिल किया गया था, 11 खेल को शामिल किया गया था। ये कौन सा एडिशन था, तो पहला एडिशन, शुरुआती इवेंट था। दूसरी बार भारत में कब हुआ एशियाई खेल, 1982 में हुआ। कहाँ पे हुआ, दिल्ली के अंदर ही हुआ। दोनों बार कहाँ पे हुआ, दिल्ली के अंदर ही हुआ। एशियाई खेल को आप क्या कहते हैं भाई, जो है एशियाड कहते हैं। क्या कहते हैं, एशियाड कहते हैं। तो ये नाम पे ही है, तो इसको ज़्यादा कोई बताने वाली बात नहीं है। इनके अलावा एशियाई खेल 2023 जो अभी हुई है, कहाँ पे हुई है, तो ये आपका आप लोगों से लिए क्वेश्चन, एक तो क्वेश्चन बता दो भाई, कहाँ पे हुई एशियाई खेल 2023 बताना। 107 पदक जो है प्राप्त हुआ है। इनके अलावा जो राष्ट्रमंडल खेल की शुरुआत है ना, राष्ट्रमंडल खेल की शुरुआत जो है 1930 हैमिल्टन कनाडा में हुई है। इस खेल को पहले ब्रिटिश एम्पायर गेम भी कहा जाता था। एक क्वेश्चन मैं पूछा हूँ और उनके बारे में कुछ बोलने वाला था, रोक लिया है ना, जहाँ पे ये हुआ है। इनके अलावा भारत 1934 में पहली बार राष्ट्रमंडल खेल में भाग लिए थे, जो इंग्लैंड में हुआ था, है ना। और जो आपका 2022 का राष्ट्रमंडल खेल हुआ था, ये भी इंग्लैंड में हुआ था, इंग्लैंड के बर्मिंघम में हुए थे, ठीक है। तो इन्हें भी ध्यान रखेंगे। शरद कमल जहाँ पे व्यक्तिगत रूप से सबसे अधिक 4 पदक प्राप्त किए थे, आपको याद होगा। फिर यहाँ आने के बाद उनको मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था, ठीक है भैया। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। इनके अलावा राष्ट्रमंडल खेल में प्रथम गोल्ड दिलाने वाले जो भारतीय हैं, ये मिल्खा सिंह है। मिल्खा सिंह की जो पुस्तक है द रेस ऑफ माई लाइफ, है ना, द रेस ऑफ माई लाइफ, यानी मेरी जिंदगी की दौड़, मेरी जिंदगी की दौड़ जो है, ये आपका द रेस ऑफ माई लाइफ पुस्तक मिल्खा सिंह साहब ने लिखा है। मिल्खा सिंह साहब की पुस्तक जो है, जीव मिल्खा सिंह, बेटा जो है उनका नाम है जीव मिल्खा सिंह। और ये जीव मिल्खा सिंह जो है पेशेवर गोल्फर है, गोल्फ खेलते हैं, तो इन्हें ध्यान रखेंगे। देखिए, राष्ट्रमंडल खेल में भारत को पहला व्यक्तिगत रूप से गोल्ड दिलाने वाली जो मैडम है, ये रूपा उन्नी कृष्णन है, तो इन्हें भी ध्यान रखेंगे एथलीट में। इनके अलावा 2024 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक ये पेरिस के अंदर होगी। 2028 में कहाँ पे होगी, लॉस एंजल्स में होगी, जहाँ पे क्रिकेट आप पहली बार जो है देखेंगे। इनके अलावा 2032 में ब्रिस्बेन में होगी और 2036 में भारत में कराए जाने की बात कहा जा रहा है। ओलंपिक खेल की शुरुआत 1896 से होती है। किसके द्वारा होती है साहब, ये भी आपसे पूछा जाता है। तो पियरे डी
कुबरटीन, है ना, पियरे डी कुबरटीन के द्वारा होता है, इन्हें भी ध्यान रखेंगे साहब। इनके अलावा 1900 ईस्वी से भारत भाग लेना स्टार्ट करता है, और ये जो 1900 का ओलंपिक हुआ था साहब, ये पेरिस के अंदर हुआ था। भाई साहब ध्यान रखिएगा, भारत को ओलंपिक के अंदर टेनिस में पहला पदक कब और किसने दिलाया? तो पहला पदक टेनिस के अंदर सानिया मिर्जा, भट्ट से नहीं मार देना, लिएंडर पेस, है ना। 1986 में ये 96 में ये ओलंपिक हुआ था, और ये कौन सा ओलंपिक है? अटलांटा ओलंपिक। कौन सा ओलंपिक है ये? अटलांटा ओलंपिक है। ओलंपिक के इतिहास और भारत को रिलेट करें तो कौन कौन से जगह का नाम आपको याद रखना है साहब? तो सबसे पहले आपको पेरिस याद रखना है, जहां से भारत भाग लिया था साहब। फिर आपको 1928 याद रखना है, जहां पहला गोल्ड मिला था, एम्स्टर्डम। फिर आपको 1952 याद रखना है, हेलेंसिकी, जहां पे पहला व्यक्तिगत पदक मिला था केडी जादव को ब्रॉन्ज मेडल के रूप में कुश्ती में। उसके अलावा फिर आपको याद रखना है साहब 2000 ईस्वी, जहां पे कर्नो मल्लेश्वरी प्रथम ओलंपिक, है ना, पदक जीतने वाली महिला बनी थी। फिर आपको याद रखना है साहब 2004, जहां पे भारत को व्यक्तिगत रजत आया था, एथेंस में हुआ था मेजर राजवर्धन सिंह के द्वारा। फिर आपको याद रखना है साहब 2008, ये कहाँ हुआ था भैया? बीजिंग के अंदर। वहां पे क्या हुआ था? अभिनव बिंद्रा व्यक्तिगत गोल्ड जीतने वाले प्रथम भारतीय बने थे। फिर आपको याद रखना है साहब 2020, इसमें क्या होता है? टोक्यो ओलंपिक में एकमात्र गोल्ड नीरज चोपड़ा ने जीता था, और उनकी गोल्ड का जो भाला फेंक का जो दूरी है वो भी पूछा जाता है, कितना था? 87.58 मीटर। ठीक है, देखिए मैं ड्यूटी से आया हूँ, संध्या का बेला है, झूठ बोलना नर्क में भी बास नहीं होना। देखिए मैं पैर धो के सिर्फ आपको पढ़ाने ही बैठा हूँ, ठीक है ना, पानी पीना ना कुछ, है ना, क्योंकि मैं जानता हूँ बहुत लेट हो गया ऑलरेडी। इसके अलावा भारत को पहला व्यक्तिगत जो है कुश्ती में मिला था, बता दिया अभी कहाँ मिला था, हेलेंसिकी में। भारत को पहला स्वर्ण पदक हॉकी खेल में जयपाल सिंह मुंडा के कप्तानी में 1928 में मिला था। जिले इलाही की उपाधि किस सल्तनतकालीन शासक ने लिए थे? बलबन, गयासुद्दीन बलबन। गयासुद्दीन बलबन किस वंश के हैं? इलवारी वंश, ममलूक वंश या गुलाम वंश के शासक, जिन्होंने 1265 से 1287 तक दिल्ली सल्तनत पे राज किया था। गुलाम वंश के संस्थापक कौन है साहब? कुतुबुद्दीन ऐबक है। कुतुबुद्दीन ऐबक को क्या कहते हैं? लाखों का दान देने वाला, लाख बख्श कहते हैं। इनकी मृत्यु कैसे होती है? 1210 में होती है, घोड़ा से गिर जाते हैं, चौगान खेलते समय साहब की मृत्यु हो जाती है। इनके अलावा जो आपका दिल्ली सल्तनत के प्रथम वंश है, ये आपका गुलाम वंश है। फाउंडर बता दिया ऐबक है, लेकिन अगर इम्फेसाइज करके आपसे पूछे कि भाई वास्तविक फाउंडर कौन है, या फिर आपका जो शक्तिशाली शासक हुए पहला वो कौन है, तो इल्तुतमिश आपको बताना है साहब। ठीक है, ध्यान रखना, इल्तुतमिश जो है रजिया के पिता हैं, और रजिया जो है इंडिया का पहली महिला शासिका है, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। एक बार तो ये भी पूछ दिया कि रजिया की शादी किसके साथ हुआ था, तो अल्तुनिया के साथ हुआ था, ध्यान रखेंगे। कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा बनाए गए जो प्रमुख नक्काशी है, इसमें 2.5 दिन का झोपड़ा काफ़ी पॉपुलर है, जो अजमेर में है। 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ पे है? अजमेर में है। अगर मन में आपको आ रहा है बीबी का मकबरा, तो बीबी का मकबरा जो है ये महाराष्ट्र के अंदर है, औरंगाबाद महाराष्ट्र के अंदर है। ठीक है, इनके अलावा सल्तनतकालीन शासक सिकंदर लोदी को आप किस नाम से जानते हैं? तो इसे निजाम खान के नाम से जानते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक को आप किस नाम से जानते हैं? जूना खान के नाम से जानते हैं। अलाउद्दीन खिलजी को और किस नाम से जानते हैं? सिकंदर एसानी, ये खुद ही कहता था कि मैं सिकंदर हूँ। ठीक है भाई, तो ये ध्यान रखना है ना। जो सिकंदर लोदी है, आगरा शहर को बसाया था। मोहम्मद बिन तुगलक जो है, ये जो है आपका राजधानी को ट्रांसफ़र किए थे। साथ ही साथ इन्हीं के काल में आपका इब्न बतूता भारत आते हैं, मोरक्को निवासी, जिन्होंने रेहला नामक अरबी ग्रंथ की रचना भी करी थी, है ना। जो आपका मोहम्मद बिन तुगलक है, ये दीवान ए कोही नामक एगो विभाग बसाया था। दीवान ए कोही से आप पकड़ लेंगे, ये कृषि से व्यवस्था से जुड़ी हुई विभाग था। दीवान ए इंसा एगो पूछा जाता है, ये पत्राचार से जुड़ा हुआ सल्तनतकालीन संस्था था। ठीक है मेरे भाई, चलते हैं हम आगे। एक दीवान ए बंदगान था, जो दास के रखरखाव से संबंधित थे, ना। दीवाने खैरात थे, दान विभाग से थे। तो ये सब कुछ एक जो बात है जरूर ध्यान रखिएगा। देखिए मुगल कालीन जो उपनाम है, बाबर को जहरुद्दीन कहते थे, अकबर को जलालुद्दीन कहते थे, है ना। शाहजहां को खुर्रम कहते थे, मोहम्मद शाह को रोशन अख्तर या रंगीला बादशाह कहते थे। कहा जाता है कि ये जो है औरतन की कपड़ा पहन के आ जाते थे। इनके अलावा जो आपका बहादुर शाह के नाम से मोहम्मद मुअज्जम को जाना जाता था। तो ये कुछ मुगल कालीन शासक जिनके उपनाम है ना, तो इन्हें जरूर ध्यान रखेंगे। इनके अलावा देखिए, अगर आपको अपने कॉम्पिटिटिव लेवल की हिस्ट्री को समझना है तो कैसे पढ़ते हैं अपन? सबसे पहले हम जो है बीसी वाली बात कर लेते हैं ना, बीसी वाली बात, जैसे अपना अशोक का हुए, गुप्त मौर्य वंश हुए, गुप्त वंश, यानी जो वंश वगैरह हैं उनको हम एक पार्ट में पढ़ते हैं। दूसरी पार्ट में हम क्या पढ़ते हैं साहब? तो सल्तनत काल पढ़ते हैं। दूसरी पार्ट में हमारा कहाँ तक का मामला खत्म हो जाता है? 1526 तक का। ठीक है, फिर हम 1526 से, है ना, 1857 तक क्या पढ़ते हैं साहब? क्या पढ़ते हैं? 1526 से 1857 तक मुगल को पढ़ते हैं, है ना। और फिर 1857 से
1947 तक हम क्या पढ़ते हैं भाई, तो हम स्वतंत्रता संग्राम को पढ़ते हैं। तो ये 4 पार्ट में अच्छे से बांट के हिस्ट्री को पढ़ा जा सकता है, ठीक है। मैंने तो यही अप्रोच अपनाया है, हर आदमी की अपनी अपनी जो है पहुंच है ना। इसके अलावा एक प्रश्न पूछा गया है, मराठी भाषा किस भाषा की जो है समुदाय है। आपको याद हो मैं जो है नक्शा के साथ पढ़ाया हूँ भाई कि जो है कौन सी भाषा किस फैमिली से है, इंडो आर्यन फैमिली से है, द्रविड़ फैमिली से है ना, नॉर्थ एज से है। ये सभी के सभी बात हमने आपको कर लिया था, ठीक है। ये क्लास मेरे ख्याल में यूपीपी का कोई क्लास है जिसमें हमने 21 क्लास कराया था और आपने देखा था कि यूपीपी में भी 70% क्वेश्चन लड़ गए थे, जबकि मुझे राज्य सरकार की कोई अनुभव नहीं है कि क्या पूछता है एग्जाम में, सिर्फ सोच सोच के, ठीक है। और एसएससी में तो भाई सोचो, जितना ज़्यादा सोचूंगा उतना ज़्यादा फायदा, और सोचता हूँ आप लोगों के लिए, और फायदा हो भी रहा होगा। जो बच्चे ईमानदार हैं उन ईमानदारी उनकी झलक जाती है, दिख जाती है, बताते हैं, ठीक है। और मानना पड़ेगा भाई, आप नहीं मानते, मेरा आत्मा तो बोलता है। आत्मा अगर आपका संतुष्ट है तो सब कुछ सही होने ही वाला है लाइफ के अंदर, कोई दिक्कत नहीं होगी। परेशानी तो आते जाते रहते हैं लेकिन टल जाती है। अगर आप सही हैं, झूठ नहीं बोलते हैं, आत्मा आपका गवाही देता है कोई काम करने में, तो आप सफल होना आपका तय है। मराठी भाषा किस भाषा समूह की है, तो इंडो आर्यन। किसकी है भैया, इंडो आर्यन, ठीक है। भारत में इंडो आर्य भाषा के तहत गुजराती, मराठी, सिंधी इत्यादि आ जाते हैं, ठीक है। अच्छा, भाषा की आज मैं यहाँ पे पूरा चीज़ बताने वाला हूँ, सभी बच्चे ध्यान से सुन लेंगे फिर से। द्रविड़ भाषा फैमिली में आप साउथ इंडिया की जो भी भाषा आते हैं सभी आ जाएगा। अच्छा, भाषा जो क्लासिकल लैंग्वेज है, एक तो आप संस्कृत को गोला कर दीजिए और एक आपको ओडिसी को गोला कर दीजिए। बाद बाकी द्रविड़ भाषा फैमिली में जितने भी भाषा हैं ये सभी आ जाएंगे आपको क्या, क्लासिकल लैंग्वेज में। देखिए कोई बच्चे तमिल और तेलुगु को एक ही समझ बैठते हैं, ये वहाँ भूल हो जाएगा। तमिल और तेलुगु में उतना ही फ़र्क है जितना केरला और आपका झारखंड के अंदर है, ठीक है। केरला और झारखंड के अंदर जितना फ़र्क है ना, उतना ही आपका जो है ना तमिल और तेलुगु के अंदर फ़र्क है। हालांकि दोनों राज्य में एक दूसरे भाषा को समझते हैं लेकिन राज्य का ही डिफरेंस हो जाता है। तमिल तमिलनाडु का है, तेलुगु आपका आंध्र प्रदेश और तेलंगाना का है, मलयालम आपका केरला का है, कन्नड़ आपका कर्नाटक का है। ये चारों द्रविड़ फैमिली की भाषा है। चारों द्रविड़ फैमिली भाषा को क्लासिकल भाषा की जो है दर्जा प्राप्त है ना। और वैसे पूरा कितने क्लासिकल लैंग्वेज हैं, 6 है। तो इनमें 2 और कौन आ गया साहब, तो एक आ गया आपका संस्कृत जो देव भाषा है, और एक आपका ओडिसी आ गया। अगर सबसे पहले पूछे किस भाषा को जो है शास्त्रीय भाषा का दर्जा, तो 2004 में आपको तमिल को मिला था, 2005 के अंदर आपको संस्कृत को मिला था, और सबसे लास्ट में 2014 के अंदर ओडिसी को मिला था। तो ये सब ध्यान रख लेंगे। इनके अलावा दुनिया के सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है साहब, मंदारिन, जिसे आप चाइनीज कहते हैं। लेकिन इंटरनेशनल लैंग्वेज सबसे ज़्यादा हिंदी बोली जाती है, लेकिन ये जो है किसी एक जगह की भाषा आप नहीं कह सकते हैं। इंटरनेशनल लैंग्वेज की दर्जा दिया गया अंग्रेजी को, ठीक है। तो उस हिसाब से अंग्रेजी सबसे ज़्यादा, फिर मंदारिन। इसके अलावा दुनिया में सबसे अधिक बोले जाने वाली जो भाषा है ये 3 नंबर पे आ जाता है, अंग्रेजी, मंदारिन, और आपका तीसरे पे स्पेनिश। चौथे स्थान पे हिंदी आ जाता है। आप पॉपुलेशन के हिसाब से भी सोचिएगा ना, हिंदी दुनिया के अनेक कोने में बसे हुए हिंदी भाषी लोग है ना, तो इस हिसाब से भी आप चौथे पे रख सकते हो अगर कभी ऑप्शन में आ जाए तो। ये रहा अपने जो है ई बुक की कुछ फीचर हैं, जैसा कि आप यहाँ पे दर्शक पढ़ सकते हो, फटफट पढ़ लो। क्या क्या मिलेगा इसमें, मिलेगा साहब हमारे 100 प्लस क्लास, 100 प्लस क्लास। एक क्लास तो आप समझते हैं 1 घंटे का होता है, तो 100 प्लस क्लास की जो है मटेरियल विथ फैक्ट मिलेगा। जैसे आप यहाँ पे पढ़ रहे हो तो वो तो पेड है, उससे तो आप आपसे मैं कुछ चार्ज करता हूं, तो आप समझ ही रहे होंगे कि कैसा पढ़ाए होंगे, है ना। और उसका वीडियो सॉल्यूशन का प्ले लिस्ट भी मिलेगा आपको साथ में। साथ ही आपको टॉपिक बैच मैंने हैंडबुक टाइप का बना दिया हूं जो 60 पेज का है, जो आप किसी भी बस गाड़ी बैठे हैं, कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, एग्जाम देने जा रहे हैं, तो आप जो है उल्टा के पढ़ सकते हो जो चीज़ आउट होते हैं एग्जाम में और वहाँ से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। इनके अलावा और भी जो भी एनालिसिस है वो भी मिल जाएगा आपको, और ये हिंदी और अंग्रेजी दोनों में ई बुक अवेलेबल है भाई। चलिए शुरू करते हैं। इनके अलावा जो जनगणना 2011 के अनुसार सबसे अधिक भाषा जो इंडिया में बोली जाती है ऑब्वियसली हिंदी, दूसरे स्थान पे बंगाली, और 3rd प्लेस पे आपका मराठी भाषा, ठीक है। मराठी जो है महाराष्ट्रियन में बोले जाते हैं। त्रिपुरा मुझे भी आता है भाई, माला माइते, है ना। इसके अलावा त्रिपुरा में कोकबरोक भाषा बोली जाती है, कोकबरोक भाषा बोली जाती है जो कल पूछा गया था, पहले ही बताया है। अरुणाचल प्रदेश में गालो भाषा बोली जाती है, इन्हें ध्यान रखेंगे। भूटान में जुंगखा भाषा, अफगानिस्तान में दारी या पास्ता, श्रीलंका में सिंहली भाषा। आप पाकिस्तान में जाएंगे पंजाबी उर्दू बोले जाएंगे, हिंदी भी बोले जाते हैं। नेपाल में नेपाली बोले जाते हैं, बांग्लादेश में बंगाली बोले जाते हैं, और एक कौन सा भैया, म्यांमार में
म्यांमार में कहाँ गया, बर्मी बोले जाते हैं, और ये मालदीव में दिवे ही बोले जाते हैं। तो ये अपने पड़ोसी देशों का भाषा चक्र है, जरूर ध्यान रखिएगा। इनके अलावा भाषाओं के आधार पर निर्मित प्रथम राज्य, अब देखिए ये है आपका संविधान वाली बात, लेकिन ये आप भाषा में मैं क्यों लाया, क्योंकि एक जैसे क्वेश्चन है, एक जैसे वर्ड से मिलता जुलता फैक्ट है, और यही चीज़ मैं आपको सिखाता हूँ। कल एक बच्चे बोल रहे थे साहब कि साहब पढ़ा देते हो आप, लेकिन याद तो हमें करना पड़ता है, याद ही नहीं होता। अरे साहब आप तरीका सही सीख लो मेरे से, आपको याद 100% रहेगा जब तक आप जीवित हो, ठीक है। और इसका जीता जागता उदाहरण मैं हूँ। मैं कब अपने जीवन में एग्जाम दिया था भाई, 2014 तक मैं एग्जाम दिया, हालांकि मैं बिहार दरोगा 2019 भी दिया हूँ, उसके बाद मैं नहीं दिया। तो उस हिसाब से पढ़ते नहीं है साहब, लेकिन जो चीज़ छपा है माथा में वो छपे हैं। हाँ, अपडेट रखने के लिए मैं ज़रूर पढ़ता हूँ कि एग्जाम में कौन सा क्वेश्चन आया, किस लेवल से पूछ रहे हैं, कैसा पूछा जाना चाहिए, आगे क्या पूछ सकता है, इस पे काम करके आपको फ़ायदा पहुँचाता हूँ साहब। और मैं चाहता हूँ साहब कि आप किसी का भी पढ़ो, कहीं से भी पढ़ो, लेकिन मेरे साथ बने रहो, आप फ़र्क देखोगे, ठीक है। गोवा कोंकणी भाषा बोली जाती है ना। इसके अलावा इतना रिक्वेस्ट मैं अपने भाई को भी नहीं किया हूँगा, क्योंकि मैंने जिद पाल लिया है, 100 सिलेक्शन देना है, 1000 सिलेक्शन देना है भाई, है ना। संविधान सभा को अंगीकार कब किया गया था, 26 नवंबर 1949 को। संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को किया गया था, और मैं इसके क्रम बताए थे, 2-2 दिन का गैप होता है, 9 दिसंबर, 11 दिसंबर, 13 दिसंबर, इन तीनों में 2-2 दिन का गैप है। जो पहली वाला है इसमें सच्चिदानंद सिन्हा टेम्परेरी अध्यक्ष चुने गए थे, है ना, टेम्परेरी आपका जो है चेयरमैन थे, और सब परमानेंट चेयरमैन राजेंद्र प्रसाद। और 13 दिसंबर को क्या हुआ, जो आपका उद्देश्य प्रस्ताव है वो संविधान सभा के समक्ष पेश किया गया, जिसकी पारित सर्वसम्मति से कब हुई, 22 जनवरी 1947 को हुआ साहब, ध्यान रखेंगे। अच्छा, उद्देश्य प्रस्ताव किसने पास किया, ये भी आपके पूछे जाते हैं क्वेश्चन, तो बताइएगा। जवाहरलाल नेहरू साहब। जवाहरलाल नेहरू साहब से कितने क्वेश्चन आते हैं, लाहौर अधिवेशन किसने किया, सेंगोल को किसने पहले प्राप्त किया, ग्राम पंचायत के गठन में किसने अहम योगदान दिया, PSU कंपनी को इंडिया में भारत का मंदिर किसने कहा था, है ना, BRO की स्थापना किसके प्रयास से हुई, सबसे लंबे समय तक जो है प्रधानमंत्री रहने का रिकॉर्ड किसके हैं, तो ये सभी के आंसर जवाहरलाल नेहरू थे। इनके अलावा प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, भीमराव अंबेडकर। कितने सदस्य थे इस कौम में, तो 7 को। संविधान कब लागू हुआ था, 26 जनवरी 1950। किस चीज़ की याद दिलाता है साहब, लाहौर अधिवेशन 1929 की याद दिलाता है, क्योंकि हमने यहाँ पे पूर्ण स्वराज की मांग की थी, है ना, पूर्ण स्वराज की मांग की थी, तो इन्हें भी ध्यान रखेंगे। इनके अलावा प्रथम गणतंत्र दिवस के अवसर पर चीफ जो गेस्ट थे कौन थे, डॉक्टर सुकर्नो। और अभी जो 75वें गणतंत्र दिवस हुआ है, इमैनुअल मैक्रोन। और जो 74वें गणतंत्र दिवस हुए थे उसमें कौन थे, अब्दुल फतेह अल सीसी, जो इजिप्ट के राष्ट्रपति थे। इनके अलावा जो आपका प्रवासी भारतीय दिवस हुआ था ना पिछले साल 23 के अंदर, अब 25 के अंदर होगा, क्योंकि आपको पता है कि प्रवासी भारतीय दिवस जो महात्मा गांधी को दक्षिण अफ्रीका से लौटने का दिन है, तो पहले एनुअली मनाया जाता था, अब बाई एनुअली मनाया जाता है, बाइनली, है ना, 2 साल में एक बार। UPSC के वर्तमान अध्यक्ष अभी कल ही बताए थे हम, तो ये मनोज सोनी साहब है। एक्चुअली मेरे नाम से भी आप याद रख सकते हो इनको, है ना, बड़े हस्ती हैं भैया, प्रणाम है, तभी तो UPSC में है, हम यहाँ हैं, हम कम हैं भैया, है ना। इनके अलावा UGC के वर्तमान अध्यक्ष M जगदीश कुमार। अब अगला नंबर इसका है UGC का क्या होता है भाई, है ना, ये जो है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, है ना, तो M जगदीश कुमार है इनका। इसरो के अध्यक्ष कौन है, M सोमनाथ। DRDO के अध्यक्ष कौन है, समीर कामत। RBI के अध्यक्ष कौन है, शक्तिकांत दास। नाबार्ड के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, KV सजी। और नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है, सुमन कुमार बेरी। और CEO कौन है, BVR सुब्रमण्यम। अब जो है स्थापना की बात मुंह से निकल ही गई है, तो आइए थोड़ा सा सबकी स्थापना बता देता हूँ। मैं जितना मेरे अंदर है मैं आपको देना चाहता हूँ, आप लीजिए, जिनको अच्छा लगा है ना। देखिए, अगर आपसे कोई पूछे कि भाई भारत में सिविल सर्विस की शुरुआत कब हुई थी, तो सिविल सर्विस की शुरुआत सबसे पहले यहाँ पे थोड़ा सा खाली जगह बताता हूँ। लॉर्ड कॉर्नवालिस जो है आपका सिविल सर्विस की जो है आप कहिएगा कि जनक है ना, ये भी पूछा जाता है अंग्रेज के नाम। इसके अलावा इसकी लोक सेवा आयोग की शुरुआत 1926 बोलिएगा, ठीक है। तो ये एक बात हो गई। UPSC में सदस्यों की नियुक्ति कौन करते हैं, प्रेसिडेंट करते हैं। इसके अलावा एक क्वेश्चन और आपसे पूछा जाता है कि इसमें सदस्यों की संख्या कितनी होती है, तो अभी तक फिक्स नहीं है, ठीक है, इसमें फिक्स नहीं है। तो एक बात तो ये हो गई साहब। इसरो की स्थापना 1969 में हुई थी साहब, ये आपका जो है भारत में जो अंतरिक्ष कार्यक्रम है उनको देखता है। DRDO की स्थापना 1958 के अंदर हुआ था, दिल्ली में है मुख्यालय। RBI की स्थापना 1935 में, लेकिन राष्ट्रीयकरण 1949 में हुआ था, तो इनको एक ही साथ याद रख लेंगे, है ना। इनके अलावा जो नाबार्ड की स्थापना है ये 1982 में हुए थे,
है ना। और जो नीति आयोग की फॉर्मेशन है ये 2015 में हुए थे। तो ये सभी संस्था की ईस्वी भी आपके सामने है। 2010 में राष्ट्रमंडल खेल में 55 केजी वर्ग में महिला कौन जो है गोल्ड जीती थी, तो गीता फोगाट। आपने एक पिक्चर देखा होगा दंगल, दंगल ही है ना वो आमिर खान वाली, जिन्होंने गीता बबीता नाम रखे हैं 2 छोरियों की और बोलते छोरियों के छोरा से कम है के। तो ये वाले में देखा होगा आपने, उनमें भी गीता नाम रहता है, तो ये गीता फोगाट है। 2010 के राष्ट्रमंडल खेल कहाँ करवाए गए थे, दिल्ली में। और यहाँ पे मुझे गर्व है कि मेरे यहाँ का एक गायक जिनका नाम कुंज बिहारी मिश्र है, क्या है भाई, कुंज बिहारी मिश्र जो है मैथिली में गाते हैं और इन्होंने एक देवी की गीत यहाँ पे गाए थे, है ना, जय जय भैरवी असुर भयावनी। उस समय हम मेरे ख्याल में 10 या 11वीं क्लास में जो है मैं पढ़ रहा था, है ना। इनके अलावा 2010 में भारत को 101 पदक प्राप्त हुआ था, 38 गोल्ड, 27 रजत और 36 ब्रॉन्ज, है ना, ब्रांच नहीं भाई। 2010 राष्ट्रमंडल खेल का शुभंकर सेरा था। इसके अलावा 22वां राष्ट्रीय खेल, देखिए वो राष्ट्रमंडल खेल था, ये राष्ट्रीय खेल है, नेशनल गेम है। तो नेशनल गेम 22वां कहाँ पे सवाज हुआ था, सवाज इसका शुभंकर था, कहाँ पे हुआ था, गुजरात में। इसमें जो है 36 खेल शामिल थे और 6 शहर में हुआ था। शहर पे ज़्यादा फोकस कीजिएगा, पूछ रहा है। अहमदाबाद, गांधीनगर, सूरत, बड़ोदरा, भावनगर और राजकोट, ये वो 6 शहर है जहाँ पे 2022 में गुजरात के अंदर आपका जो है क्या करवाया गया था, राष्ट्रीय खेल करवाया गया था, है ना। विजेता कौन रहे थे, सर्विसेज टीम, और उप विजेता महाराष्ट्र रहे थे। 2023 में जो आपका राष्ट्रीय खेल है 37वां क्रमांक का, ये गोवा में हुआ। गोवा के 5 गो शहर में कौन कौन, मपुसा, मडगांव, पंडा, बास्को, पंजिया। जीता कौन, तो महाराष्ट्र, ठीक है, महाराष्ट्र जीता। खेलो इंडिया यूथ गेम 2024, है ना, तमिलनाडु के 4 शहर में कौन कौन, चेन्नई, कमतूर, मदुरई, त्रिची। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2024 पूर्वोत्तर भारत में, विजेता कौन रहा था भैया, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी। इनके अलावा नेशनल रिमोट सेंसिंग कहाँ स्थित है, मैं जोर दे के बताया हूँ कि ये कन्फ्यूजिंग पेयर का क्वेश्चन है मेरे भाई, है ना। नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर, है ना। इनके अलावा भारतीय सुदूर संवेदन केंद्र, ये दोनों जो है ना आपका कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन है, क्योंकि रिमोट का मतलब सुदूर होता है, जो दूर दराज वाली एरिया होता है उसे रिमोट कहते हैं। एक टीवी वाला भी रिमोट होता है, जहाँ पे आसानी से नहीं पहुँचा जा सके, उस शब्द के लिए आप रिमोट का इस्तेमाल कर सकते हो। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में भी आता है और आपका सिनोनिम्स में भी आता है, ठीक है भाई। तो ये हैदराबाद हो जाएगा। NRSC जो है ये नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर, ये आपका हैदराबाद में है, इसरो से जुड़े हुए संस्था है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग, देखिए ये जो है इसी प्रकार से यहाँ भी रिमोट है, यहाँ भी सेंसिंग है, बस यहाँ पे सेंटर है। तो सेंटर वाला हैदराबाद में होता है और संस्थान वाला जो है यानी इंस्टीट्यूट वाला जो है ये आपका देहरादून में होता है। दोनों बात में थोड़ी इतना ही फर्क आपके जो है याद रखने में मदद कर देगा कि इंस्टीट्यूट वाला कहाँ पे है, भारतीय वन सर्वेक्षण जहाँ है वहाँ, बाद बाकी दूसरा जो रिमोट वाला है वो हैदराबाद में है, वहाँ बिरयानी अच्छे से खा रहे हैं। इनके अलावा इसरो के जो मास्टर फैसिलिटी कंट्रोल है ये आपका कर्नाटक में है, इनका सेकेंड पार्ट भोपाल मध्य प्रदेश में भी है। भारतीय लोक संस्थान रांची में है। ये लोग क्या है भाई, लाह लिखिएगा यहाँ पे, है ना, लाह लिखिएगा, इसको मैं सही करके दूंगा दादा। लाह नहीं होता है क्या, प्राकृतिक लाह किसे कहा जाता है, कोई बच्चे है ना, सॉरी, प्राकृतिक प्लास्टिक लाह को कहा जाता है, मैं आंसर भी बोल दिया भाई, है ना। तो ये रांची में है। नेशनल मखाना रिसर्च सेंटर, देखिए ये गुमनाम है, ये अनकैप हीरो है। अगर एग्जाम में आ जाए ना तो अच्छे बच्चे की पसीना छूट जाए, क्योंकि अभी नाम ही नहीं सुना होगा, किसी किताब में छपे ही नहीं होंगे, ठीक है। तो ये जो नेशनल मखाना रिसर्च सेंटर है ये दरभंगा बिहार में है। कहाँ पे है, दरभंगा बिहार में। चूँकि मैं वहीं से हूँ, है ना, बहुत भाई मखान का डिमांड बढ़ रहा है, इनकी खेती के लिए परियोजना वगैरह चली है, तो भैया आपको जो है इनको भी ध्यान रखना है। भारतीय वन सर्वेक्षण मुख्यालय देहरादून में स्थित है, ध्यान रखेंगे। देहरादून इंडिया की सबसे बड़ी दून है, और दून किसे कहते हैं भाई, दून किसे कहते हैं, आप लोगों के लिए छोड़ता हूँ, सोचिएगा थोड़ा। बुग्याल, दून, पठार, पहाड़ सब एक ही जगह बताया था। ठुमरी की उत्पत्ति किस राज्य में मानी जाती है, उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में मानी जाती है। ये आपका जो है श्रृंगार रस के जैसा गायन हो जाएगा, ठीक है, श्रृंगार रस टाइप से। इनके अलावा एक तो वीर रस होता है, श्रृंगार रस होता है, ये तो समझते होंगे ना, 10वीं 9वीं तो सब हिंदी पढ़े होंगे, है ना। कथक नृत्य जो है ये उत्तर प्रदेश या उत्तर भारत की शास्त्रीय नृत्य है, और इस नृत्य का मैं खासियत बता दिया था कि अन्य शास्त्रीय नृत्य में जो है हिंदुस्तानी जो शैली है, स्टाइल है, उनको दर्शाया गया, लेकिन कथक में हिंदू के साथ साथ इस्लामी धर्म की जो कला है उनको भी दर्शाया गया है, क्योंकि उसे बाजिद अली का संरक्षण प्राप्त था जो अवध के नवाब हुआ करते थे। उत्तर प्रदेश के अन्य त्यौहार में या नृत्य
में आएंगे तो लठमार होली, ये ब्रज एरिया, चरकुला डांस, कजरी, कजरी उत्तर प्रदेश नहीं रहेगा तो उत्तराखंड बता दिया हूँ, है ना। इनके अलावा उत्तर प्रदेश में खिचड़ी का त्यौहार मकर संक्रांति पे होता है। मसान होली आपका मणिकर्णिका घाट बनारस में होता है, जय बाबा काशी विश्वनाथ। देव दिवाली का त्यौहार भी बनारस में ही होता है, और ये जो है आपका दिवाली के 15 दिन के बाद होते हैं, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। इनके अलावा जो दिवाली के 15 दिन के बाद ये देव दिवाली का त्यौहार होता है। इसके अलावा जो गंगा पूजा है ना, वो भी बनारस में होता है, वैसे हरिद्वार में भी होता है ना। इनके अलावा काम्पिल मेला, ये जैन धर्म से संबंधित है, ये भी आपका जो है कहाँ पे होता है, फर्रुखाबाद जनपद के पास होती है। ताज महोत्सव आगरा में होती है। ये प्रमुख चीज़ें उत्तर प्रदेश से संबंधित है। मैं निकलता हूँ सीधा आगे। निम्नलिखित में से कौन सा एक पब्लिक सेक्टर, आप तो यहाँ पे जो ऑप्शन है उससे कर सकते हैं, है ना, ऑप्शन जो है उससे कर सकते हैं। मान लीजिए एक ऑप्शन भी मार्ट लिख दिया, आप लोग भी मार्ट गए होंगे टी शर्ट खरीदने, पटना में भी है भी मार्ट। एक वो डी मार्ट चलता है महाराष्ट्र में काफ़ी, और ये डी मार्ट जो है बिग बाजार को डाउन कर दिया। तो भाई ये सब में नहीं आएगा, ये इतने बड़े हैसियत के कंपनी नहीं बने हैं, तो ऐसा कोई एक ऑप्शन होगा जो नहीं होगा, बाद बाकी रहेंगे, है ना। महारत्न और नवरत्न बता ही दिए थे, नया महारत्न कौन बना वो भी बता दिए थे। किस ग्रह पर सल्फ्यूरिक एसिड पाया जाता है, शुक्र पे। कल मैं ग्रहों को अच्छे से समझा दिया था, लेकिन ये क्वेश्चन छूट गया था, तो यहाँ पे मेरी फॉल्ट है। मैं हाथ जोड़ के जो है माफ़ी चाहूँगा कि मैं यहाँ तक पहुँचा, पूरे दुनिया जहान किया, लेकिन एक क्वेश्चन जो है ये छूट गया। हालांकि मैं इसको भी लिखा होऊंगा कहीं ना कहीं, है ना, लेकिन मुझे कल याद नहीं आया जवान पे, इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। तो शुक्र आंसर होगा। सबसे मजबूत मैग्नेटिक फील्ड जनरेशन वाला जो ग्रह है ये बृहस्पति है। जितने भी अपना प्लेनेट है हर जगह जो है आपका मैग्नेटिक फील्ड, चुंबकीय क्षेत्र जो है उत्पन्न होती है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो तीव्र मैग्नेटिक फील्ड है ये यहाँ पे होता है। कहाँ पे होता है? बृहस्पति पे होता है। बृहस्पति 5 नंबर की ग्रह है सूर्य से बढ़ते हुए दूरी के अनुसार, ठीक है मेरे भाई। इसके अलावा ये जो प्रथम 2 ग्रह है बुध और शुक्र, है ना, ये है आपका बुध और शुक्र। अच्छा ग्रह की इमेज पे चले तो ज़्यादा बेटर है ना, ज़्यादा समझ में आएगा। देखिए बुध और शुक्र के पास जो है कोई भी उपग्रह नहीं है, इसके पास कोई भी उपग्रह नहीं है। पृथ्वी के पास एक उपग्रह है चंद्रमा, मंगल के पास 2 गो, और सबसे ज़्यादा उपग्रह सैटर्न के पास, है ना। जो सैटर्न है इसमें क्या वलय पाया जाता है, आप यहाँ पे देख रहे हैं सैटर्न जो है ना, इसके एगो टिटान है ना, टिटान एगो उपग्रह है इनका। जुपिटर के सबसे बड़े उपग्रह और जो वो ब्रह्मांड का भी सबसे बड़ा उपग्रह है जो जुपिटर का है, ज्ञानामीड, है ना। इनके अलावा जो ग्रहों का कलर है वो कैसे डिसाइड हुआ है, तो नीला ग्रह जल के कारण पृथ्वी को कहते हैं, पीला ग्रह आप कहते हैं वो शुक्र को, लाल ग्रह फेरिस ऑक्साइड या आयरन के ओर होने के कारण मंगल को, जुपिटर को आप क्या कहते हो, जुपिटर को बाय ग्रह कहते हो, विशाल ग्रह कहते हो, मरकरी को आप सबसे छोटू ग्रह कहते हो, अरुण को आप हरा ग्रह कह लेते हो। ये सब ध्यान रखेंगे। सैटर्न को आप बलय वाला ग्रह कह लेते हो। प्रथम 4 ग्रह को हम आंतरिक ग्रह या इंटरनल प्लेनेट कहते हैं, और लास्ट वाले 4 को आप जोवियन प्लेनेट या फिर आउटर प्लेनेट कहते हैं, ठीक है भाई, इनको ध्यान रखेंगे। इनके अलावा सबसे बता ही दिया था, लाल ग्रह जो रेड प्लेनेट है वो रेड क्यों है, क्योंकि वहाँ पे फेरिक ऑक्साइड की आपको उपलब्धता पाई जाती है। नीला प्लेनेट किसे कहते हैं, अर्थ को कहते हैं। येलो प्लेनेट किसे, वीनस को कहते हैं, है ना। और आपका जो है ग्रीन प्लेनेट यूरेनस को कहते हैं, ठीक है। इसके अलावा शुक्र ग्रह पृथ्वी की बहन सिस्टर ऑफ अर्थ किसे कहते हैं, वीनस को कहते हैं। मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार, लूसीफर प्लेनेट, है ना। येलो प्लेनेट, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 का जो आपका परत है वो वाला प्लेनेट, सभी आप कहते हो शुक्र को। मंगल ग्रह पर फेरस ऑक्साइड बता दिया था। ग्रहों के बारे में हमने पहले ही अच्छे से बता दिया है, यहाँ पे लिख दिया हूँ। मार्च 2024 के अनुसार भारत में नागरिक उड्डयन मंत्री कौन है, ज्योतिरादित्य सिंधिया है। ये पुराने मंत्रिमंडल 2.0 की बात हो रही थी, अभी 3.0 मंत्रिमंडल बन गए हैं। मैक्सिमम मंत्री को सेम पद मिला है। मैंने आपको टेलीग्राम पे जो अपना ये होते हैं मंत्रिमंडल उनका लिस्ट भेज दिया था, और ओम बिरला साहब सबसे बाद में शपथ तो होता ही नहीं, मतलब पदभार लिए किसकी, लोकसभा अध्यक्ष की लगातार दूसरी बार, तो उन्हें भी ध्यान रखेंगे। केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी साहब अभी भी बने हुए हैं अपने पोस्ट पे, और ये मुझे बीजेपी में सबसे लोकप्रिय चेहरा नजर आते हैं, महाराष्ट्र से हैं, इनको नमन है। इनके अलावा 2023 में अनुसार शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान है, ये पहले भी थे, है ना, धर्मेंद्र प्रधान
राजस्थान उड़ीसा से हैं। इनके अलावा राष्ट्रीय गान के लेखक कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर साहब। देखिए राष्ट्रीय गान सब जानते हैं जन गण मन है, और इनके जो एक क्वेश्चन आता है इसमें बच्चे गच्चा खा जाता है, क्योंकि ऑप्शन में जन गण मन शीर्षक भी रहता है। नहीं, जन गण मन जो राष्ट्रीय गान है ये जनमन गण शीर्षक से नहीं प्रस्तुत किया गया था, ये भारत विधाता शीर्षक से रिलीज किया गया था। इनके राइटर कौन है? गुरुदेव हैं। गुरुदेव किसे कहते हैं? रविंद्रनाथ टैगोर साहब को कहते हैं। गुरुदेव की उपाधि किसने दी थी? महात्मा गांधी ने दी थी। रविंद्रनाथ टैगोर जो है शांति निकेतन के जो है आधुनिक स्वरूप के फाउंडर है। शांति निकेतन वास्तव में क्या है? पठन पाठन का केंद्र है, जो बाद में विश्व भारती विश्वविद्यालय बन गया था। शांति निकेतन को 23 में 41वें धरोहर के रूप में शामिल किया गया। रविंद्रनाथ टैगोर प्रथम एशियाई है जिन्होंने नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया 1913 में गीतांजलि के राइट के लिए साहित्य के क्षेत्र में। रविंद्रनाथ टैगोर जालियांवाला बाग हत्याकांड के कारण अंग्रेजों को नाइटहुड की उपाधि लौटा दी थी। रविंद्रनाथ टैगोर के प्रमुख पुस्तकों में आपको पोस्ट ऑफिस आएंगे, काबुली वाला आएंगे, गीतांजलि आएंगे, गोरा आएंगे, गार्डनर आएंगे। यहाँ नहीं लिखा है कहीं, गार्डनर भी लिख लीजिएगा। गार्डनर मतलब जो माली नहीं होते हैं क्या। इनके अलावा राष्ट्रीय गीत के लेखक बंकिम चंद्र चटर्जी हैं, आनंद मठ से लिया गया है। भारतीय इतिहास में पहली बार जो 1896 में राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम गाया गया था, उस अधिवेशन की अध्यक्षता रहमतुल्लाह सयानी कर रहे थे, और ये सेकेंड मुस्लिम अध्यक्ष हैं। प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन है? बदरुद्दीन तैयबजी, जो 1887 में मद्रास अधिवेशन में कांग्रेस के थर्ड अधिवेशन की अध्यक्षता संभाले थे। सबसे पहले राष्ट्रीय गान कोलकाता में गाया गया था 1911 में, जिनकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे? बिशन नारायण धर कर रहे थे। महात्मा गांधी कब दक्षिण अफ्रीका से लौटे या उनका जन्म कब हुआ, ऐसा क्वेश्चन भी पूछा गया है ना। तो 1915 में लौटे थे। 9 जनवरी को अगर जन्म पूछेगा तो 1869 में 2 अक्टूबर को हुआ था। महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि कौन दिए थे? रविंद्रनाथ टैगोर ने दिए थे। गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले थे। महात्मा गांधी अपना प्रथम सत्याग्रह साउथ अफ्रीका में किए थे, और साउथ अफ्रीका में नटाल भारतीय कांग्रेस की स्थापना भी महात्मा गांधी ने ही किए थे, ध्यान रखेंगे। महात्मा गांधी जी जो है ये फिनिक्स फार्म और टोल्स्टाई फॉर्म से जुड़े हुए थे। महात्मा गांधी सबसे ज़्यादा प्रभावित हुए जॉन रस्किन के किताब जिनके नाम है ऑन टू द लास्ट से, ठीक है। इनके अलावा गांधी जी की जो इंडिया में आने के बाद जो सत्याग्रह वगैरह हैं उनको देखते हैं। सबसे पहले आए तो चंपारण सत्याग्रह 1917। इसका इतिहास बता दिया हूँ कि राजकुमार शुक्ल के आमंत्रण पे बिहार के चंपारण में तिनकठिया पद्धति से निजात दिलाने के लिए आंदोलन चलाए थे, जो इंडिया में साउथ अफ्रीका से लौटने के बाद पहली आंदोलन थी। लेकिन ये क्षेत्रीय आंदोलन थी, क्योंकि ये बिहार मात्र में सीमित रहा था। देश स्तर पर पहला आंदोलन कहेगा तो 1920 में असहयोग आंदोलन होगा। दांडी मार्च 1930 नमक बना के कानून तोड़े थे, ये साबरमती आश्रम से स्टार्ट हुआ था, ये भी पूछा जाता है। और जब साहब आप 2021 में आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाए तो ये भी यहीं से स्टार्ट हुए थे, क्योंकि इसी को याद जिंदा करते हैं, है ना। खेरा सत्याग्रह 1918 गुजरात में है। खेरा अहमदाबाद मिल सत्याग्रह 1918 यह भी गुजरात में है। भारत छोड़ो आंदोलन बंबई से स्टार्ट हुआ था 1942 में। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 लंदन में गए थे भाग लेने। बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता कांग्रेस की 1924 में किए थे। अम्बेडकर साहब के साथ पूना पैक्ट 1932 में किए थे, और गांधी जी की मृत्यु 1948 में हुई थी। इनकी किताब के नाम तो बता ही दिए हैं सारे। जनगणना 2011 में सबसे कम साक्षर जिला पूछा, 3 दिन से सबसे साक्षर जिला, सबसे अधिक साक्षर जिला। क्या चल रहा है डोंट नो। और खाली ये पूछेगा कि पहला कम सबसे कम लिटरेसी और दूसरा सबसे कम लिटरेसी। क्या है भाई, फ्री का नंबर दे रहे हो, ले लो भैया, ले लो भैया आप लोग। तो ये आपका अलीराजपुर मध्य प्रदेश, और जो सबसे शिक्षित जिला है ये मिजोरम में है। इसकी बात हमने कर ही लिया था। सबसे अधिक केरल, सबसे कम बिहार। 2 याद रखना है, केरल मिजोरम सबसे ज़्यादा, अब बिहार अरुणाचल प्रदेश सबसे कम। प्लास्टिक लाओ सोना पाओ योजना एक चलाया गया, ये जम्मू कश्मीर में है। उत्तराखंड में इसी प्रकार के ऐसे ही नाम से एक योजना चलाया गया जिसका नाम है पिरुल लाओ पैसे पाओ। ये पिरुल क्या है? ये पत्ता है ना, जो जंगल में आग लगने के लिए जो वहाँ पे प्लास की पत्ता होती है वो काफ़ी मददगार साबित होती है, तो इसीलिए पत्ता लाओ और वजन के हिसाब से पैसे पाओ। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना ये 2015 में स्टार्ट हुआ था हरियाणा में, क्योंकि हरियाणा का लिंगानुपात सबसे कम है। कृष्णा नागर का संबंध पूछा है पैरा बैडमिंटन से। देवेंद्र झाझड़िया पैरा भाला फेंक के खिलाड़ी हैं। देवेंद्र झाझड़िया पैरा में पहला खिलाड़ी हैं जिन्हें पद्म भूषण 2022 में दिया गया था। भारतीय पैरा ओलंपिक कमेटी के अध्यक्ष के रूप में हाल में ही देवेंद्र झाझड़िया साहब को नियुक्त किया गया है, तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में दिखेंगे लेकिन थोड़े दिन के बाद। भारतीय ओलंपिक समिति में प्रथम महिला अध्यक्ष पीटी उषा और वर्तमान भी है। प्रथम अध्यक्ष कौन रहे थे? दोराबजी टाटा। स्थापना कब हुई थी? 1927 में साहब। भवानी देवी का संबंध तलवारबाजी से है। देखिए निखत जरीन, स्वीटी बोरा, लवलीना बोरगोहन, नीतू घनघस, मैरी कॉम सभी भारतीय महिला बॉक्सर है, तो इन चारों को ध्यान रखेंगे। निखत जरीन, स्वीटी बोरा, लवलीना बोरगोहन, नीति घनघस, मैरी कॉम तो काफ़ी पॉपुलर है, इनके ऊपर तो पिक्चर ही बना है प्रियंका चोपड़ा का, तो ये जो है महिला बॉक्सर से हैं, ठीक है। इनके अलावा
वैशाली रमेश बाबू, एस विजयलक्ष्मी, कोनेरू हम्पुई, पनिमार्जन नेगी, अभिमन्यु मिश्रा, आर परागनंदा, भक्ति कुलकर्णी, डी गुकेश इत्यादि, पी श्याम निखिल, है ना। ये सभी के सभी जो है आपके कहाँ से हैं, शतरंज के खिलाड़ी हैं। अंतिम पंगाल महिला कुश्ती से संबंधित है, अंडर 20 चैंपियनशिप जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला है। अनुष अग्रवाल, फवाद मिर्जा घुड़सवारी, भवानी देवी तलवारबाजी। हिंदू विधवा अधिनियम कब पारित हुआ पूछा है, 1856 में। देखिए मैंने बताया हिंदू विधवा अधिनियम कहेगा तो 1856। अब विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कहेगा ना तो ये हो जाता है 1861 में। इनके जो फाउंडर हैं वो भी बदल जाते हैं, महादेव गोविंद रानाडे। और 56 वाले के नाम से किसको जोड़ते हैं आप, ईश्वर चंद्र विद्यासागर को। सती प्रथा का अंत 1829 में विलियम बेंटिक के द्वारा किया गया था। तो दोस्तों ये थे आज के एनालिसिस। मिलेंगे हम अगले वीडियो में। अगर आप 10 बजे तक इंतजार कर पाओ तो मैं लेके आ सकता हूँ थर्ड वीडियो। तो आप लोग कमेंट कीजिएगा कि थर्ड वीडियो आज लाऊं कि कल लाऊं, ठीक है भैया। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। कोई भी कंटेंट चाहिए डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप ले सकते हैं।